तो हम लोग देख रहे थे नवंबर की विजन आईएएस मंथली मैगजीन। तो हम लोग इकोनॉमिक्स के शॉर्ट टॉपिक्स देख रहे थे, उसमें 7 देखते हैं। मानक राष्ट्रीय कार्य योजना एसएनएपी 2022 का मसौदा, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान जो है 2022। ठीक, भारतीय मानक ब्यूरो जो है बीआईएस ने मानक राष्ट्रीय कार्य योजना जो है स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान 2022 का ड्राफ्ट जारी किया है। ठीक है, बीआईएस ने किया है इसका ड्राफ्ट जारी, ये याद रखें। स्नैप में कार्यवाहियों के एक सेट का प्रस्ताव किया गया है। ये कार्यवाहियाँ बीआईएस को राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में इसे सौंपे गए कार्यों को करने में सक्षम बनाएगी। तो इसमें क्या है, जो भी कार्यवाही करनी है उनका एक सेट है। ठीक है, ये जो कार्यवाहियाँ हैं वो क्या है, जो बीआईएस है उसको राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में इसे सौंपे, मतलब बीआईएस को जो कार्य सौंपे गए हैं उनको करने में सक्षम बनाएगी। बीआईएस की बाजार की ज़रूरतों के अनुसार मानकों को कुशल और समयबद्ध तरीके से तैयार करने में भी मदद करेगी। ठीक है, तो जो हमारा बीआईएस है, जो मतलब स्टैंडर्ड ब्यूरो है, ठीक है, तो वो क्या है, मतलब बीआईएस की जो भी मतलब जो भी बाज़ार की ज़रूरतें होती हैं उनके अनुसार जो स्टैंडर्ड बनाने हैं उनको बनाने में उनकी मदद करेगी। ठीक है, उसको कुशल और समयबद्ध तरीके से तैयार करने में इसकी हेल्प करेगी। मानक प्रमाणीकरण से ये तात्पर्य है कि कोई उत्पाद या सेवा अपने डिज़ाइन और प्रोटोकॉल में निर्धारित गुणवत्ता की शर्तों को पूरा करता है या करती है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब ऐसे देखते हैं कि आप इनके स्टैंडर्ड का प्रमाण है, मतलब जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो डिज़ाइन है या फिर उसका जो प्रोटोकॉल, मतलब उसमें जो जो उन्होंने बातें कही हैं कि हम ये देंगे, ठीक है, उसकी जो गुणवत्ता है वो उसको पूरा कर रहा है या नहीं, तो वो होता है मानक प्रमाणीकरण। ठीक है, बीआईएस देता है, तो स्नैप क्या है, उसको हेल्प करेगा उस काम में। मसौदा स्नैप की मुख्य विशेषताएं क्या है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 एसडीजीज हमारे हैं 2030 और पेरिस समझौते पर भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप मानकों को विकसित करने एवं संशोधित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको इन इन इनके अनुसार काम किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं अर्धचालकों जैसे प्रौद्योगिकियों, आईटी सेवाओं तथा मेटावर्स और साइबर सुरक्षा ऐसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी तकनीकों बीआईएस के प्रमाणीकरण के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए, जो अर्धचालक होते हैं जैसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है, आईटी सेवाओं, मेटावर्स, ठीक है, और साइबर सुरक्षा, मतलब जितनी भी ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं, और संचार जो प्रौद्योगिकी तकनीक है उसको बीआईएस के प्रमाणीकरण के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया कि इनको भी हम इसके दायरे में लाया जाए। बीआईएस के कार्य क्षेत्रों में पर्यावरण, स्वास्थ्य सुरक्षा, बिल्डिंग निर्माण और शहरी विकास, वस्त्र, परिवहन आदि शामिल किए जाएंगे। तो ये सारे जो विषय है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। पर्यावरण, स्वास्थ्य सुरक्षा, बिल्डिंग निर्माण एवं शहरी विकास, वस्त्र, परिवहन। अब मानकीकरण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, वस्तु और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार मुक्त आवाजाही को आसान बनाता है। देखिए, इससे क्या होता है कि दूसरे देश मानते हैं कि हाँ, मतलब इसको ये बीआईएस का प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार मुक्त आवाजाही को आसान बनाता है। इंटर ऑपरेबिलिटी, विश्वसनीयता, सुरक्षा, निजता सुनिश्चित करके डिजिटल एवं डेटा संचालित अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ाता है। ठीक है, विश्वसनीयता बढ़ाता है, उत्पाद पे सुरक्षा बढ़ाता है, बाजार पर विश्वास बनाने और घरेलू उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने में सहायता करता है। ठीक है, तो इससे बाजार पर भी विश्वास बनता है। बीआईएस के बारे में, बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल पे मानक निकाय है। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, उत्पाद से जुड़ा है, उपभोक्ता से जुड़ा है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़ा है, याद करिए, कर लीजिए। ये वस्तु आदि के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाण संबंधी गतिविधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो वस्तुएं हैं वो उनका मानक क्या है, उनकी गुणवत्ता, उसका प्रमाण देता है। इसे बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया, तो इसको सांविधिक दर्जा दिया गया है। भारत में अलग अलग प्रमाणन चिन्ह कौन से हैं? देखिए, एक आईएसआई, इसका उपयोग भारत में मानक औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। जो औद्योगिक उत्पाद है इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ उत्पादों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनिवार्य है, वहीं कुछ उत्पादों के लिए स्वैच्छिक है, बीआईएस द्वारा प्रमाणित है। एगमार्क क्या होता है? ये देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, एगमार्क क्या होता है, यूपीएससी में आ चुका है। ये कृषि उत्पादों के लिए होता है। ठीक है, कृषि उत्पादों के लिए एगमार्क होता है। एजी से याद रख लीजिए, एग्रीकल्चर। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जारी करता है। ठीक है, तो कौन जारी करता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, एफपीओ मार्क क्या होता है? ये भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों, पैकेज फूड, बेवरेज, फूड जैम आदि के लिए अनिवार्य है। जो भी मतलब
पैकेट में जो भी फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, वो सब इसमें है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जारी करता है। देखिए, आप थोड़ा सा मंत्रालय जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है तो आप गैस भी कर सकते हैं। BIS हॉलमार्क, ये सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग है। BIS किसके लिए होता है? जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं, ठीक है, ज्वेलरी होती है, उनके लिए। ये धातु की शुद्धता प्रमाणित करता है कि धातु जो है कितनी शुद्ध है। यह सत्यापित करता है कि आभूषण BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। गैर प्रदूषणकारी वाहन मार्क, भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोटर वाहनों पर अनिवार्य प्रमाणीकरण मार्क लगाना आवश्यक है। जो मोटर वाहन है उनके लिए होता है गैर प्रदूषणकारी वाहन मार्क। भारतीय जैविक प्रमाणीकरण क्यों होता है? भारत में निर्मित जैविक कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए प्रमाणन चिन्ह है, ठीक है, जितनी जैविक कृषि और खाद्य उत्पाद होते हैं उनके लिए होता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विभाग एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र जारी करता है। तो एपीडा इसे जारी करता है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये सारे हमारे प्रमाणन चिन्ह है अलग अलग, याद रखिए कौन किसके लिए। अब 8 टॉपिक देखते हैं। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO ने नवीनतम गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक में आशंका व्यक्त की गई है कि 2022 की शेष अवधि और 2023 में व्यापार की वृद्धि धीमी रह सकती है, ठीक है। तो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, वो उसके जो गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक आता है, ठीक है, उसमें क्या है, उसने बोला है कि 2022 और 2023 में क्या है, व्यापार में वृद्धि जो होगी वो धीमी रहेगी। WTO का गुड ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक विश्व व्यापार के लिए एक समग्र अग्रणी संकेतक है। तो जो भी विश्व में जो व्यापार होता है उसके लिए एक संकेतक है। ये हालिया रुझानों के सापेक्ष वाणिज्यिक पण्य व्यापार पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। जो भी व्यापार हो रहा है उसका क्या है, रियल टाइम जानकारी, मतलब उसी समय जानकारी देता है। इसका बेसलाइन मान 100 है, ठीक है। इसके तहत 100 से अधिक का मान व्यापार में वृद्धि का संकेत देता है, जबकि 100 से नीचे का मान व्यापार में गिरावट का संकेत देता है। तो इनका जो बेसलाइन जो है मान वो क्या है, 100। अगर 100 से ऊपर दिखा रहा है तो मतलब व्यापार में वृद्धि हो रही है, 100 से नीचे हो रहा है तो व्यापार में गिरावट है। वर्तमान गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक क्रमांक 96.2 है, तो मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है, व्यापार। अब ये याद रख लेना बस किसका है, WTO का है ना, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। अब भारत, नौवा टॉपिक, भारत का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ठीक है, NCOEGPS, ठीक है। NCOEGPS को पत्तन पोत परिवहन और जनमार्ग मंत्रालय जो है वो ने शुरू किया है। तो हमारा जो ये मंत्रालय है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसने शुरू किया है इसको, ठीक है। क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। ये केंद्र भारत में हरित पोत परिवहन, ग्रीन शिपिंग के लिए विनियामक ढांचा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने का रोड मैप विकसित करेगा, ठीक है। तो ग्रीन शिपिंग की तरफ जाएंगे, है ना। अब ये क्या है समझेंगे, ग्रीन शिपिंग के लिए जो विनियामक ढांचा है, मतलब उसके लिए नियम बनाना और उसके लिए जो वैकल्पिक टेक्नोलॉजी अपनाने पर एक रोड मैप बनाएगा। इसका उद्देश्य पोत परिवहन क्षेत्र में कार्बन उदासीनता और चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से पॉल्यूशन कम करना है। पोत जो हमारा पोर्ट पे जो भी परिवहन क्षेत्रक है, ठीक है, उन पर क्या है, मतलब हमें कार्बन उदासीनता, मतलब जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक है, और चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, मतलब रिसाइकिल वगैरह करना। हरित पोत परिवहन का अर्थ पोतों में उत्सर्जित प्रदूषणों से पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों वस्तुओं के पोत द्वारा परिवहन में न्यूनतम संसाधन और बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करना है। हरित पोत परिवहन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, जो भी मतलब पोर्ट्स होते हैं हमारे, है ना, वहाँ से जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट होता है या लोग आते आते हैं वो सब, इसका मतलब क्या है, हरित से यहाँ पे मतलब है कि जो भी उत्सर्जन हो रहा है प्रदूषण का, ठीक है, जो भी प्रदूषण हो रहा है उससे क्या है, पर्यावरण की रक्षा के लिए जो लोग हैं वस्तुएं हैं कि पोत द्वारा परिवहन में न्यूनतम संसाधन, मतलब न्यूनतम रिसोर्स का यूज़ करना और बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करना है। पोत संचालन में CO2 उत्सर्जन का मुख्य स्रोत इंजनों, सहायक इंजनों, बॉयलरों, भस्मकों, इंसिनरेटर्स में जीवाश्म ईंधन का दहन है। तो क्या होता है, CO2 बहुत उत्सर्जन होता है, इंजन होते हैं उन सबसे, बॉयलरों से, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, इससे पॉल्यूशन होता है। अब इसके विशेष लक्ष्य क्या है, ये पत्तन तटीय और अंतर्देशीय जल परिवहन इंजीनियरिंग में मेक इन इंडिया को सशक्त करेगा। तो भी जो भी हमारा
पोर्ट से ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी होता है उसमें क्या है, मेक इन इंडिया को सशक्त करेगा, मतलब नई चीज़ें बनाने में। ठीक है, उपयुक्त क्षेत्रों में फास्ट ट्रैक नवाचार का समर्थन करेगा, तो मतलब नए इनोवेशंस, ठीक है, उसका समर्थन करेगा इस क्षेत्र में। इस उद्योग के लिए कुशल कार्यबल का एक पूल तैयार करेगा। वैज्ञानिक अध्ययन, प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी शाखा के माध्यम से अल्पकालिक समाधान प्राप्त करने में आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, इन सब के माध्यम से क्या है, अल्पकालिक समाधान, मतलब उसका समाधान प्राप्त करने में आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। ठीक है, NCUEP-EGPS जो है वो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा। इसकी एक तकनीकी शाखा होगी। ये केंद्र सागरमाला कार्यक्रम के ढांचे के तहत कार्य करेगा। जो सागरमाला कार्यक्रम है उसके ढांचे के तहत ये काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है का उद्देश्य वर्ष 2025 तक पोतों से होने वाले समग्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2008 के स्तर से 50% तक कम करना है। तो आईएमओ का उद्देश्य है, आईएमओ का, कि जो भी पोर्ट्स जिससे उनसे जितनी भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है तो उसे 2050 तक क्या है, 2008 के स्तर से 50% कम करना है। आईएमओ जो है वो संयुक्त राष्ट्र की पोत परिवहन एजेंसी है, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। अब यहाँ पे साइड में है ग्रीन शिपिंग, हरित नौ परिवहन की दिशा में भारत द्वारा शुरू की गई पहले। अब ग्रीन शिपिंग में भारत ने क्या पहले शुरू किया है, पहला है मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030। ये संधारणीय समुद्री क्षेत्र के लिए भारत की ओर से तैयार की गई एक 10 वर्षीय कार्य योजना है। इसमें अग्रलिखित घटक शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 10 वर्षीय कार्य योजना है मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030। इसमें क्या है, 2030 तक प्रमुख पत्तनों के संचार में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 60% करना है। तो मतलब जो भी देखिए नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ाना है, उसकी जो हिस्सेदारी है वो 60% करना है। ठीक है, जो पोर्ट्स होते हैं उनके संचालन में पत्तन प्रणाली के भीतर चलने वाले वाहनों के लिए मल्टी क्लीन ईंधन को अपनाना है, तो क्लीन फ्यूल को अपनाना है। एक शुरू किया है हरित पत्तन नीति दस्तावेज का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ये क्या है, पत्तनों, सॉरी ये इतना ही दिया हुआ है। मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट का तीसरा है कि पत्तनों पर डीजल लोकोमोटिव के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है। तो जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं उनके प्रयोग को मतलब स्टेजेस में ख़त्म करना है। अब एक टॉपिक 10 है जो द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO द्वारा द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 लिवरेजिंग ऑटोमेशन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम नामक रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो FAO जो है हमारा, ठीक है, उसने क्या है ये रिपोर्ट जारी की, याद रखिए FAO ने की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने संयुक्त राष्ट्र की, उसने क्या है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 जो है जारी की है। ठीक है, लीवरेजिंग ऑटोमेशन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। यह रिपोर्ट इस तथ्य का विश्लेषण करती है कि हमारी कृषि खाद्य प्रणालियों में स्वचालन ऑटोमेशन किस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। तो उन्होंने बताया जो कृषि खाद्य प्रणाली है उनमें क्या है, ऑटोमेशन का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो किस प्रकार सतत विकास लक्ष्य जो हमारे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। कृषि में स्वचालन के लाभ क्या होंगे, ये कृषि में श्रम उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि करेगा। ठीक है, कृषि श्रमिकों के लिए कार्यदशा और आय में सुधार करेगा। जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, उनकी कार्यदशा और आय में सुधार करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता के नए अवसर प्रदान करेगा, मतलब और दूसरे अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होंगे। अनाज के नुकसान को कम करता है और उत्पाद की गुणवत्ता और संरक्षण में सुधार करता है। ठीक है, अनाज के नुकसान को भी कम करेगा, अनाज की गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। चुनौतियाँ, स्वचालन की अनुपलब्धता असमानता को बढ़ाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि असमानता बढ़ती है, इससे छोटे स्तर के उत्पादक, हाशिए पर रहने वाले समूह जैसे युवा महिलाएं प्रभावित हो जाते हैं। तो ये था हमारा एक, बस किसने जाने की ज़रूर याद कर लीजिए। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और एग्रीकल्चर ऑटोमेशन फुल फॉर्म दी है। बड़ी मोटर चलित मशीनरी जैसे प्रौद्योगिकियाँ मोनोकल्चर और मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है। ठीक है, जो बड़ी मशीनरी होती है, मशीन होती है, वो क्या है, मोनोकल्चर, ठीक है, मतलब एक
ही एग्रीकल्चर या मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है। इससे नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा होता है। स्वचालन उन क्षेत्रों में बेरोजगारी को बढ़ावा दे सकता है जब ग्रामीण श्रमिकों की संख्या अधिक है और मजदूरी कम है। देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर में ज़्यादातर मशीनों से करेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से जो वहाँ काम करते हैं उनको हटा देंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। स्वचालन को अपनाने को लेकर देशों के भीतर और देशों के मध्य व्यापक असमानताएं मौजूद है। उदाहरण के लिए अधिकांश उप सहारा अफ्रीका में इसे सीमित रूप से अपनाया गया है। तो क्या है, बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं जिनने इसको अपनाया उन देशों के भीतर। सुझाव क्या है, श्रमिकों को की अधिकता को देखते हुए नीति निर्माताओं को स्वचालन अपनाने के लिए सब्सिडी देने से बचना चाहिए। इसकी बजाय इन्हें अपनाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मतलब सब्सिडी देने से बचे और क्या, एक अनुकूल माहौल बनाए इसको अपनाने के लिए। कम कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि नई प्रौद्योगिकी अपनाने के क्रम में इनकी रोजगार हानि का अधिक खतरा होता है। जो कम कुशल श्रमिक होते हैं उनका रोजगार जाने का खतरा ज़्यादा होता है, तो उनके लिए सामाजिक सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। ठीक है, अब टॉपिक 11 देखते हैं। कुल बिजली खरीद के लिए योजना की शुरुआत, स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर लॉन्च्ड। विद्युत मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली खरीद की योजना शुरू की है। इस योजना को शक्ति के तहत शुरू किया गया है। देखिए, विद्युत मंत्रालय है उसने क्या है 5 वर्षों के लिए जो 4500 मेगावाट बिजली खरीद की योजना शुरू किया है 5 वर्षों के लिए, और इस योजना को शक्ति के तहत शुरू किया गया है। शक्ति उन संकटग्रस्त बिजली संयंत्रों को कोयला प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जिनके पास कोयले की आपूर्ति की कमी है। तो शक्ति क्या है, जिससे जो भी बिजली संयंत्र जिनके पास कोयले की कमी है उनको कोयले की आपूर्ति के लिए शुरू की गई। इस योजना उन राज्यों की मदद करेगी जो बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं, साथ ही इससे उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए, कुछ राज्य है जहाँ बिजली की बहुत कमी है तो उनको इससे लाभ होगा। PFC कंसल्टिंग लिमिटेड इस योजना की नोडल एजेंसी है, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक्स की शॉर्ट टॉपिक खत्म हो गया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। थैंक यू।